हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 1 के चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदी और आलो आधारी। तो इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीव्र अध्ययन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका है कुमार गंधर्व। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ था? कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 में हुआ था। तो इसका राइट रहेगा डी ऑप्शन। 1924 में कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था। कुमार गंधर्व का निधन कब हुआ था? कुमार गंधर्व का निधन सन 1992 में हुआ था। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व की गायकी का उत्तम नमूना किस संत कवि के दोहे हैं? कुमार गंधर्व की गायकी का उत्तम नमूना किस संत कवि के दोहे हैं? तो इसमें है कबीर के दोहे। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। भारत सरकार ने कुमार गंधर्व को किस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था? भारत सरकार ने कुमार गंधर्व को कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, ए एंड बी। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? लता से पूर्व नूरजहां प्रसिद्ध गायिका का जमाना था। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। श्री विलायत खां किस संगीत में दक्षता पा चुके थे? तो श्री विलायत खां सितार वादन में दक्षता पा चुके थे। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। लता जी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो लता जी की प्रसिद्धि का कारण है गानपन। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। इनमें से लता के गाने की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? लता के गाने की प्रमुख विशेषता थी नादमय उच्चारण। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं? तो लता ने द्रुत लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं। तो लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं? तो द्रुत लय के। द्रुत लय का अर्थ होता है तीव्र लय। राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सामान्यतः लता ने कौन सी पट्टी में गीत गाए हैं? तो सामान्यतः लता ने ऊंची पट्टी में गीत गाए हैं। राइट रहेगा सी ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार की ताल का प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत ताल का प्रयोग किया जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत का स्थानीय भाव क्या है? स्थानीय संगीत का स्थानीय भाव है गंभीरता। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हमारे शास्त्रीय गायन किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? तो हमारे शास्त्रीय गायक आत्म संतुष्टि की वृत्ति वाले होते हैं। राइट रहेगा सी ऑप्शन। चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? चित्रपट संगीत लचकदार और लय सहित होता है। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है? तो भारतीय फिल्मों में लोक संगीत की धुन का अधिक प्रयोग किया गया है। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। पर्जन्य का क्या अर्थ होता है? पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। पर्जन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पर्जन्य का पर्यायवाची भी पूछा जाता है। पर्जन्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो बादल। लता किस संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी है? लता किस संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी है? तो लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। राइट रहेगा डी। तो इसे अनभिषिक्त सम्राज्ञी की उपाधि मिली हुई है किसको? लता मंगेशकर को। अनभिषिक्त का क्या अर्थ है? अनभिषिक्त का अर्थ है बेताज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार लता ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया था? लेखक के अनुसार लता ने करुण रस के गानों का साथ न्याय नहीं किया था। राइट रहेगा ए ऑप्शन। चित्रपट संगीत के
कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, ये ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा खानदानी गवैये कहते हैं। राइट रहेगा बी ऑप्शन। कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो कृषि संबंधी गीतों को लोक संगीत धुन के अंतर्गत रखा जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। संगीत के क्षेत्र में किस प्रकार के गायकों में हुकुमशाही स्थापित कर रखी है? संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय गीत गायन के गायकों ने हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। राइट रहेगा बी ऑप्शन, शास्त्रीय संगीत गायकों ने। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण होती है? लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास रंजकता के कारण होती है। रंजकता यानी रुझान। राइट रहेगा सी ऑप्शन। इस पाठ का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस पाठ का मुख्य लक्ष्य है लता जी का परिचय कराना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान की रजत बूंदें, जो वितान भाग 1 का सेकंड चैप्टर है, राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ के लेखक कौन है? अनुपम मिश्र। और लता मंगेशकर वाले चैप्टर के हैं कुंवर गांधर्व। कुंवर गांधर्व लता मंगेशकर के गायिका वाले चैप्टर के राइटर हैं, और राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? अनुपम मिश्र का जन्म सन 1948 में हुआ था। अनुपम राइट रहेगा बी ऑप्शन। अनुपम मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? कुएं की 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी थी। राइट रहेगा बी ऑप्शन। उखरू शब्द का क्या अर्थ है? उखरू शब्द का अर्थ है उकड़ू होकर। उकड़ू बैठना जो होता है, देसी भाषा में उकड़ू बैठना, पैरों पर बैठने का उकड़ू बैठना कहा जाता है। तो उखरू शब्द का अर्थ है उकड़ू होकर। राइट रहेगा सी ऑप्शन। कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर के नीचे क्या फेंकते थे? तो कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर कर रेत फेंकते थे। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, ताकि रेत के साथ कुछ हवा जाती रहे। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? कुएं की खुदाई बसोली से की जाती है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। चेलवान जी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? कांसे का, पीतल का, किसी अन्य धातु का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट रहेगा डी ऑप्शन। चेलवान जी का क्या अर्थ है? चेलवान जी का अर्थ है मिस्त्री, चेजारा। चेलवान जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? चेजारो। राइट रहेगा ए ऑप्शन। जो कुएं बनाने का काम करता था वो चेलवान जी कहलाता था। कुएं शब्द से तात्पर्य है, कुएं शब्द का तात्पर्य छोटा सा कुआं। राइट रहेगा सी ऑप्शन। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? बड़े कुओं में पानी 150-200 हाथ नीचे गहराई में निकलता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? बड़े कुओं के पानी का स्वाद खारा होता है, क्योंकि राजस्थान की बातें की जा रही है, राजस्थान में पानी खारा ही होता है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। जहाँ लगाव है वहाँ खालिस्तान भी होता है, जहाँ लगाव होता है वहाँ अलगाव भी होता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। दोमट या काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? दोमट या काली मिट्टी का क्षेत्र है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उपर्युक्त सभी। तो दोमट, काली मिट्टी उपर्युक्त सभी स्थानों पर पाई जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मरुस्थल के विकसित किए गए समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा गया है? तो मरुस्थल में विकसित किए गए समाज ने वहाँ पानी को 3 रूपों में बांटा है। उपलब्ध पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं? पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। पाताल पानी क्या होता है? भूजल को पाताल पानी कहा जाता है, जो कुओं में बहुत गहरा 150-200 हाथ नीचे मिलता है, वो होता है पाताल का पानी। पालर पानी होता है बारिश का पानी जो नदी जोड़ों में इकट्ठा होता है। रेजानी पानी होता है बारिश का पानी जो रेत में रिस करके और एक
पट्टी होती है, जिसे सफ़ेद पट्टी या कुछ इस पट्टी बोल नाम है उसका, उस पट्टी पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ उसको रेजानी पानी कहते हैं। उपर्युक्त सभी। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वर्षा की मात्रा नापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा ही चाहिए। कितने हाथ का होना चाहिए? वो 15 हाथ का रस्सा होना चाहिए। राइट रहेगा ए ऑप्शन। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता है? तो कुएं के पानी को साफ रखने के लिए लकड़ी का ढक्कन बना करके उसको ढक दिया जाता है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहा जाता है? गरेड़ी, चरखी, फरेड़ी, उपर्युक्त सभी। तो गहरी कुएं से, गहरी यानी ज़्यादा नीची होती है, गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए ऊपर लगी चक्री को कहा जाता है गरेड़ी कहा जाता है, चरखी भी कहा जाता है और फरेड़ी भी कहा जाता है। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले के एक साथ खरेड़ों की ढाणी को लोग किस नाम से जाना जाता है? खरेड़ों की ढाणी को 10 BC के नाम से जाना जाता है। 10 BC के नाम से जाना जाता है। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है आलो आंधारी। वितान भाग के चैप्टर 3 आलो आंधारी, जिसके राइटर हैं बेबी हालदार। आलो आंधारी शीर्षक पाठ की लेखिका का क्या नाम है? बेबी हालदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी हालदार का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? बेबी हालदार का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? बेबी हालदार के 3 बच्चे थे। बेबी हालदार फरीदाबाद आने से पहले कहाँ रहती थी? बेबी हालदार लेखिका है, न कि एक लेखक। बेबी हालदार फरीदाबाद आने से पहले कहाँ रहती थी? वह दुर्गापुर में रहती थी। कहाँ रहती थी? दुर्गापुर में रहती थी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। आलो आंधारी का हिंदी अनुवाद क्या है? आलो आंधारी का हिंदी अनुवाद है अंधेरे का उजाला। राइट रहेगा बी ऑप्शन। हिंदी अनुवाद है अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार के पिता किस विभाग में नौकरी करते थे? बेबी हालदार के पिता सेना के विभाग में नौकरी करते थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखिका ने पति का घर क्यों त्याग दिया था? लेखिका ने पति का घर इसलिए त्याग दिया था कि पति की ज्यादतियों के कारण उसकी बिगड़ गई थी और उसने अपना घर छोड़ दिया था। बी ऑप्शन राइट रहेगा। लेखिका बेबी हालदार की एकमात्र रचना का क्या नाम है? लेखिका बेबी हालदार की एकमात्र रचना है आलो आंधारी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। आज बेबी हालदार कहाँ रहती है? आज बेबी हालदार गुड़गांव में रहती है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। बेबी हालदार को काम दिलवाने में किसने सहायता की थी? तो बेबी हालदार को काम दिलवाने में सुनील नामक युवक ने सहायता की थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। तुम भी आशापूर्ण देवी बन सकती हो, यह शब्द किसके थे? तुम भी आशापूर्णा देवी बन सकती हो, ये शब्द जेठू के थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। आलो आंधारी रचना में किस सामाजिक समस्या की ओर संकेत किया गया है? आलो आंधारी रचना में आवास की समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि आलो आंधारी गरीब लड़की थी, उसके पास रहने का स्थान नहीं था। लेखिका ने अपनी रचना आलो आंधारी में नारी की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? लेखिका ने अपनी रचना आलो आंधारी में समाज में अकेली रहने वाली नारी की समस्या की ओर संकेत किया गया है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। तातूस बेबी हालदार को कितना मासिक वेतन देता था? तातूस बेबी हालदार को 800 रुपये मासिक वेतन देता था। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखिका का घर किसने तोड़ा था? लेखिका का घर सरकारी कर्मचारियों ने तोड़ दिया था। राइट रहेगा बी ऑप्शन। घर टूटने पर बेबी हालदार को शरण किसने दी थी? घर टूटने पर बेबी हालदार को शरण तातूस ने दी थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। रमन कौन था? रमन कौन था? अरुण का मित्र था रमन। राइट रहेगा डी ऑप्शन।
पार्क में लेखिका की मुलाकात किससे हुई थी? पार्क में लेखिका की मुलाकात किससे हुई थी? बंगाली युवक युवती से हुई थी। राइट रहेगा ए ऑप्शन। जेठू कौन था? जेठू तातुस का मित्र था। राइट रहेगा बी ऑप्शन। शर्मिला दी कौन थी? शर्मिला दी कौन थी? जेठू की बंधु शर्मिला दी थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। शर्मिला दी का क्या काम करती थी? शर्मिला दी एक अध्यापन का कार्य करती थी। राइट रहेगा बी ऑप्शन। आलो आंधारी पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आलो आंधारी पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि मुसीबत में भी हमें धैर्य रखना चाहिए। तो ये आपके वितान भाग 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।